G37 एक काला सांप। लारिसा ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह उस बेतरतीब काले अंडे से निकलने वाला सबसे आम जीव था, वही जिसे लूना के मिलने की सबसे पहले उम्मीद थी। इसकी क्षमताएं शैडो वुल्फ के समान थीं, हालांकि इसमें मौलिक नियंत्रण की कमी थी और इसकी क्षमता सिल्वर रैंक 3 तक सीमित थी। यह एक सम्मानजनक जानवर था, लेकिन असाधारण नहीं। अंकल सीरियस का दूसरा जानवर लारिसा को तब एहसास हुआ जब सांप ने लिफाफा लूना के हाथों में रख दिया। ये बदलाव सूक्ष्म था, लेकिन तत्काल हुआ। लूना के गंभीर चेहरे पर थोड़ी सी नरमी आई और उसकी उंगलियों ने लिफाफे को हल्के से छुआ। सांप वापस अंधेरे में चला गया, मानो वो कभी वहां था ही नहीं। लूना ने लिफाफे को सावधानीपूर्वक अपने कब्जों में रखा, उसकी हरकतें लगभग श्रद्धापूर्ण थीं। क्या सब ठीक है? लारिसा ने धीरे से पूछा। लूना के गाल हल्के गुलाबी हो गए। उसने अपनी चचेरी बहन की निगाहों से बचने की कोशिश की, उसकी आंखें दूर किसी बिंदु पर टिकी हुई थीं। हाँ, उसने अंततः जवाब दिया, उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। लारिसा ने अपनी चचेरी बहन से इतनी धीमी आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी, जो उसकी हमेशा की आत्मविश्वासपूर्ण और संयमित आवाज से बिल्कुल अलग थी। लेकिन उसमें कुछ तो था, एक तरह की खुशी। लारिसा ने कुछ देर लूना को देखा और फिर अपने बिस्तर पर लौट गई। उसने जोर नहीं डाला। अगर उसकी चचेरी बहन संदेश की बातें बताना चाहती थी, तो वह अपने समय पर बता देगी। इसी बीच वो सोचने लगी कि आखिर किस तरह के संदेश से लूना के हमेशा शांत रहने वाले चेहरे में इतना बदलाव आ गया होगा। अंकल सीरियस ने ऐसे कौन से शब्द लिखे होंगे जिनसे उदासी उस कोमल लाली में बदल गई होगी? लारिसा ने सोचा, शायद जब उसकी खनिज परी जिज्ञासा से चमक उठी, तो अन्य परिवारों की परंपराएं उतनी सरल नहीं थीं जितनी पहली नजर में दिखाई देती थीं। लिन ने बोलते हुए औषधि को सहलाते हुए कहा, मैं सोच रही थी कि किस जानवर को चुनूं। क्या आपके पास पहले से कोई विचार है? रेन ने पूछा, जबकि उसके मशरूम उत्सुकता से फड़क रहे थे। लिन ने बताया, मैंने जीवन भर हाथ से हाथ मिलाकर लड़ने का अभ्यास किया है। मैं इसे और गहरा करना चाहता हूं। मैं ऐसे जानवरों के बारे में सोच रहा था जो गति या ताकत बढ़ाते हों। वो खड़ी हुई और कमरे में इधर उधर घूमने लगी, इशारे करते हुए समझाने लगी। समस्या यह है कि मुख्य परिवार को सारस को छोड़कर सीधे युद्ध करने वाले जानवरों के लिए उचित साधना विधियां नहीं पता है। और इससे आपको चिंता क्यों होती है? रेन ने उसे बात जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। अगर मुझे स्वर्ण पदक हासिल करना है, तो मुझे विशिष्ट कुलीन प्राणियों की आवश्यकता होगी। लिन ने आह भरी। स्कूल में स्वर्ण पदक 1 तक पहुंचने की संभावना रखने वाले प्राणी मुख्य रूप से 3 हैं, कॉकेट्रिस, गार्गोयल और पेगासस। वे अक्सर दिखाई नहीं देते, मिन ने उत्सुकता से आगे झुकते हुए कहा। नहीं, यादृच्छिक अंडों में इन सभी की संभावना 1% से भी कम है, लिन ने मुंह बनाते हुए कहा। और ये महंगे अंडे हैं। इसके अलावा इनमें से कोई भी मुझे वह नहीं देता जो मैं ढूंढ रही हूं। पेगासस काम आ सकता है, उसने दोबारा बैठते हुए सुझाव दिया, हालांकि यह आदर्श नहीं है। रेन ने बीच में दखल देते हुए कहा, जिस चीज की आप तलाश कर रहे हैं, उसके लिए एक फायर पैंथर छिपकली बेहतरीन रहेगी। इसमें अच्छा तालमेल भी है। लिन ने हैरानी से पलकें झपकाई। हाँ, बिल्कुल। उनकी गति और आक्रमण में 40% की वृद्धि होती है, लेकिन उसने सिर हिलाया। वे केवल कांस्य प्रथम स्तर तक ही पहुंच पाते हैं। अगर संभव हो तो कोई भी उन्हें नहीं चुनता। नहीं। रेन मुस्कुराया और उसके मशरूम और भी तेजी से धड़कने लगे। मुझे पता है कि इन्हें कम से कम गोल्ड 1 तक कैसे ले जाना है, याद है ना? सभी जानवरों की तरह। उसके बाद जो सन्नाटा छाया, वो कान फाड़ देने वाला था। तारो, मिन और लियू ने एक दूसरे को देखकर इशारे किए, लेकिन लिन बिना हिले डुले शब्दों को समझने की कोशिश करती रही। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने उसे ये कहते सुना था। उसने इसका जिक्र तब किया था जब उसे वह छोटा सा मशरूम मिला था, लेकिन अब जब उन्होंने उसे उस ज्ञान को फिर से लागू करने के लिए तैयार देखा, तो इसका वास्तविक अर्थ उन्हें और भी गहराई से समझ में आया। यह अविश्वसनीय है, लियू ने चुप्पी तोड़ते हुए धीरे से कहा। लिन सीधी खड़ी हो गई। ठीक है, तो मैं एक नारंगी अंडा ले लूंगी। उनमें पैंथर छिपकली होने की अच्छी संभावना होती है, और मेरे पास पर्याप्त पैसे जमा है। तुम्हें अंडे की जरूरत नहीं है, रेन ने बीच में ही टोकते हुए कहा। हमें बस एक जीव का कोर चाहिए, या अगर वो न मिले तो किसी दूसरे जीव से। हालांकि बेहतर होगा कि वो उसी प्रकार का हो ताकि उसके बड़े टेंटेकल्स को बचाया जा सके। हमें पैंथर छिपकली के कई हिस्सों की भी जरूरत होगी। उससे मैं अंडा बना सकता हूँ। लिन, जिसने रेन को शुरू से कोर बनाते हुए नहीं देखा था, ने बाकी तीनों लड़कों की तरफ देखा, जिन्होंने रेन की बात की पुष्टि करते हुए सिर हिलाया। जाहिर है, उन्होंने ये प्रक्रिया पहले भी देखी थी। इसका मूल भाग बेहद सस्ता है, टैरो ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, और इसके पुर्जे आसानी से मिल जाते हैं।
मिन ने गर्व से कहा, रेन इन सभी चीजों को एक उत्तम अंडे में बदल सकता है। हमने उसे ऐसा करते देखा है, लियू ने पुष्टि की। लिन दृढ़ निश्चय के साथ खड़ी हुई और उसने एक ही घूंट में औषधि पी ली। तो अब बैंक जाने का समय है। क्या आप निश्चित हैं? रेन ने पूछा। एक बार जब आप जानवर का चुनाव कर लेंगे। बिल्कुल, लिन मुस्कुराई। वैसे भी अगर मुझे अपने पसंदीदा छात्र पर भरोसा नहीं है तो मैं किस तरह की शिक्षिका कहलाऊंगी? रेन के मशरूम शर्मिंदगी के भाव से फड़क रहे थे जबकि बाकी लड़के हंस रहे थे। हालांकि लिन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मुझे अब भी यह अविश्वसनीय लगता है कि वही लड़का जो मेरे बुनियादी हमले से भी नहीं बच सकता, वो जानवरों को स्वर्ण पदक तक ले जाना जानता है। अरे, रेन ने विरोध किया, उन हमलों से बचना नामुमकिन है। नहीं, लिन ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए गुनगुनाया, तुम्हें बस और अभ्यास की जरूरत है, लेकिन जब मेरे पास पैंथर छिपकली होगी तो वे और भी तेज हो जाएंगे, इसलिए कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। रेन का चेहरा पीला पड़ गया जबकि उसके दोस्त जोर से हंसने लगे। पता है, मिन ने हंसते हंसते कहा, शायद तुम्हें कोई धीमा जानवर सुझाना चाहिए था। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। लिन ने दरवाजे से मुस्कुराते हुए कहा, चलो, बैंक हमारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही वे गलियारे में लिन के पीछे पीछे गए, रेन को ये सोचने से खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था कि क्या उसने अपने पहले से ही खूंखार शिक्षक की गति को और बढ़ाने वाले जानवर का सुझाव देकर कोई सामरिक गलती कर दी है। उसके मशरूमों में निराशा का भाव उमड़ रहा था। कम से कम, उसने सोचा, इस प्रशिक्षण से उसकी प्रतिक्रिया में सुधार तो होगा। जब वे दुकान पर पहुंचे तो रेन समूह से आगे निकल गया। जेसी, उसने पुकारा, जबकि उसके मशरूम धीरे धीरे फड़क रहे थे। दो बेहद कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए कितना खर्चा आएगा? व्यापारी ने अपनी खाता बही से नजरें उठाकर भौहें चढ़ाते हुए कहा, अरे रेन, ये तो काफी महंगा है। हर सुरक्षित वस्तु के लिए 10,000 क्रिस्टल प्रति माह। मुझे नहीं लगता कि उन हाइड्रा के शिल्कों के लिए ये कीमत चुकाना उचित है। 20,000 प्रति माह, रेन ने मन ही मन हिसाब लगाते हुए बुदबुदाया। लिन आगे बढ़ी, कोई बात नहीं, मैं भुगतान कर दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, रेन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तो बस कीमत जानना चाहता था। मेरे पास पर्याप्त क्रिस्टल है। मैं जोर देकर कह रही हूँ, लिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इसके बाद मैं कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ। सच में, चिंता मत करो। जैसी के उलझन भरे चेहरे को देखकर रेन ने जल्दी से उसकी बात काट दी। वो व्यापारी की ओर मुड़ा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैंथर छिपकली के अंगों की कीमत क्या है? मैं जोर देकर कह रही हूँ, लिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इसके बाद मैं कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ। सच में, चिंता मत करो। जैसी के उलझन भरे चेहरे को देखकर रेन ने जल्दी से उसकी बात काट दी। वो व्यापारी की ओर मुड़ा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैंथर छिपकली के अंगों की कीमत क्या है? कौन सा रैंक? जैसी ने मूल्य सूची निकालते हुए पूछा। कांस्य और चांदी, रेन ने स्पष्ट किया। सभी विकल्प उपलब्ध हैं। देखते हैं। जैसी ने अपनी रजिस्टर देखी। कांस्य 1 के प्रत्येक भाग में 100 क्रिस्टल होते हैं। कांस्य 2 में 1000 तक होते हैं। मिन ने इस अंतर पर सीटी बजाई जबकि टैरो और लियू ने एक दूसरे को देखकर सहमति जताई। और चांदी? लिन ने पूछा, उसकी दिलचस्पी स्पष्ट थी। सिल्वर 1 की कीमत 10,000 प्रति सिक्का है। जैसी ने आगे कहा, सिल्वर 2 की कीमत 20,000 है। हमें 5 भागों की आवश्यकता होगी, रेन ने लिन की ओर देखते हुए समझाया। और भागों का स्तर जितना ऊंचा होगा, मैं उतनी ही तेजी से अंडा विकसित कर पाऊंगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको इसकी कितनी जल्दी आवश्यकता है। इसमें कोर भी शामिल है, लियू ने याद दिलाया। ठीक है, रेन ने सिर हिलाया। इसे ठीक से खिलाने के लिए हमें 1 लाख क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। इसकी कीमत एक संतरे के अंडे से भी कम है, टैरो ने टिप्पणी की। हालांकि यह अभी भी महंगा है। लिन कुछ देर चुप रही, स्पष्ट रूप से विकल्पों पर विचार कर रही थी। वो 2 कांस्य धातु वाली, उसने आखिरकार फैसला किया। उनमें कितना समय लगेगा? लगभग 20 दिन, रेन ने जवाब दिया, और उसकी मशरूम संतुष्टि से फड़कने लगी। लागत और समय के बीच अच्छा संतुलन है। तो पुर्जों के लिए 5,000 लगेंगे, लिन ने हिसाब लगाया, साथ ही कोर के लिए 1 लाख। कुल मिलाकर 1,05,000, मिन ने बात पूरी की। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपको कोर क्यों चाहिए, लेकिन ये 10 क्रिस्टल हैं, जैसी ने लापरवाही से कहा। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि हमारे पास अभी भी आपके लिए एक लाने के लिए पूरे शरीर बचे हैं। वे आमतौर पर उन्हें महल में जल्दी भेज देते हैं, और ढेर में से इसे अलग पहचानना भी मुश्किल होगा। लिन ने आगे कहा, मैं दुआ करूंगा और अगर आपको यह मिल जाए तो मैं आपको बता दूंगा। जैसी मुस्कुराई, मैं रेफ्रिजरेशन बेसमेंट में इसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी।
अगर आपको एक भी ना मिले तो मैं उन्हें पहचानने में आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या आपके पास कांस्य के 5 भाग उपलब्ध हैं? रेन ने पूछा। लगभग 30 मिनट में जब मैं कोर की तलाश कर रही हूँ तब मैं उन्हें प्राप्त कर सकती हूँ, जैसी ने जवाब दिया। ठीक है, लिन ने सिर हिलाया। तो हम पैसे लेकर वापस आएंगे। जैसे ही वे बाहर निकलने की ओर बढ़े, जेसी ने रेन को पुकारा। क्या आप वाकई वस्तुओं की सुरक्षा करवाना चाहते हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। खर्च के कारण लगभग कोई भी ऐसा नहीं करता, लेकिन अगर आप जिद करते हैं तो मैं जरूरी कागजात ले आऊंगी। जी हाँ, धन्यवाद। रेन मुस्कुराए, लेकिन मैं पैसे वापस आने पर ले आऊंगी। जब वे काउंटर से दूर चले गए तो लिन ने फिर से जोर देकर कहा, मैं सुरक्षा का खर्च उठा सकती हूँ। आपने मुझे औषधि दी है, इसलिए यह उचित ही है। रेन रुक गई और उसकी ओर मुड़ी। ये औषधि एक उपहार है, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। जब वो बोल रहा था तब उसके मशरूम धीरे धीरे फड़क रहे थे। इसके अलावा अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो जब आपके पास पैंथर छिपकली हो तो आप प्रशिक्षण की तीव्रता को थोड़ा कम कर सकते हैं। और मिन, तारो और लियू की हंसी गलियारे में गूंज रही थी, जबकि लिन शरारती मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। अरे नहीं, उसकी मुस्कान शिकारी जैसी हो गई। तुम इतनी आसानी से नहीं बच पाओगे। मैं सुरक्षा का खर्च उठाऊंगी और साथ ही तीव्रता भी बढ़ाऊंगी। आखिर मुझे अपने इस नए जानवर के साथ अभ्यास तो करना ही होगा। जब समूह बैंक की ओर बढ़ा तो रेन के मशरूमों में मानो निराशा का भाव उमड़ रहा था। कम से कम, उसने सोचा, असली कष्ट शुरू होने से पहले उसके पास 20 दिन तो थे। चलते हुए मिन ने कहा, पता है, मुझे लगता है रेन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सामरिक गलती कर दी है। बिल्कुल, टैरो ने गंभीरता से सिर हिलाया। बिल्कुल और पूरी तरह से, लियू ने पुष्टि की। लिन ने बस मुस्कुरा दिया और मन ही मन नए प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाने लगी। थियोडोर, फिंच की चीख बैंक से गूंजी, ये 10 लाख क्रिस्टल की निकासी है। समूह प्रवेश करने से ठीक पहले रुक गया। दरवाजे के पार से वे फिंच को अपने काउंटर पर झुके हुए देख सकते थे। चश्मे के पीछे उनकी आंखें बहुत बड़ी लग रही थीं, जबकि उनका माउस तेजी से गणना कर रहा था। क्या हो रहा है? लिन ने शोर शराबे के बारे में उत्सुकता से पूछा। फिंच बस इसी तरह से नाटकीय है, उसे दूसरों का मनोरंजन करना पसंद है। और रेन ने लिन को समझाया। अरे नहीं, मिन ने बीच में ही टोकते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहा। लगता है कोई हमारे मशरूम व्यापारी के साथ बेवफाई कर रहा है। नया प्यार। आह। टैरो ने दरवाजे से झांका और फिर नाटकीय भाव से रेन की ओर मुड़ा। माफ करना दोस्त, लगता है वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं। रेन ने आंखें घुमाई जबकि उसके मशरूम हंसी से फड़क रहे थे। बैंक के अंदर फिंच ने अपना एकालोप जारी रखा। 10 लाख क्रिस्टल, बैंकर ने पेशेवर लहजा बनाए रखने की कोशिश करते हुए अपने चश्मे को ठीक किया। ये काफी बड़ी रकम है, प्रोफेसर झाओ, आप आमतौर पर छोटी छोटी रकम निकालते हैं। आज का दिन खास है, झाओ ने धैर्यपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं समझ गया, मैं समझ गया। फिंच ने एक सम्मानित प्रोफेसर के सामने नाटकीय ढंग से बोलने की अपनी इच्छा को रोकने के लिए स्पष्ट रूप से संघर्ष किया। लेकिन फिर भी, थियोडोर, विशेष पुस्तक में लेन देन नोट कर लो। लगता है तुम्हारे नंबर 1 फैन को कोई और अमीर मिल गया है। देखो वो खुद को कैसे संभाल रहा है। लियू ने मजाक में शामिल होते हुए फुसफुसाया। मैं लगभग देख सकती हूँ कि उसे अपना पूरा शो न कर पाने का कितना दुख है। एक युवा लेकिन अभिमानी आवाज ने बीच में ही बात काट दी। मैं 2 लाख क्रिस्टल जमा करूंगा। क्या ये किसी प्रशंसा के योग्य नहीं है? काउंटर पर 5वीं कक्षा के प्रतिभाशाली छात्र लियोपोल्ड मोंटक्लेयर ने स्पष्ट घृणा के साथ इस लेन देन को देखा। श्रीमान लियोपोल्ड, फिंच की आवाज में झुंझलाहट झलक रही थी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपकी उम्र के हिसाब से आपके आंकड़े बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन हम एक सम्मानित सज्जन के सामने हैं। लेकिन स्वर्ण पदक विजेता उस प्रतिभाशाली छात्र ने फिंच की ओर आशा भरी निगाहों से देखा। मैं 5वें वर्ष में स्वर्ण पदक विजेता छात्रा हूँ। क्या मैं कम से कम आपके इस भव्य नृत्य की हकदार नहीं हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल, फिंच ने जल्दी से जवाब दिया। थियोडोर, 5वें वर्ष के उस युवा प्रतिभाशाली छात्र की जमा राशि पर भी ध्यान दें। समूह ठीक समय पर अंदर पहुंचा और उन्होंने देखा कि सुनहरे वस्त्र पहने छात्र काउंटर के सामने इतराते हुए चल रहा था। उसके पीछे झाओ बढ़ती हुई अधीरता के साथ इंतजार कर रहा था। क्या हम इसे जल्दी कर सकते हैं? प्रोफेसर ने आह भरी। मुझे बस अपने खाते से वो 10 लाख क्रिस्टल निकालने हैं। सुनहरे वस्त्र पहने छात्र ने बीच में ही टोकते हुए कहा, लाखों, और आप हमारे प्रोफेसर को उचित सम्मान भी नहीं देते? फिंच को यह अवसर देखकर खुशी हुई। फिंच, झाओ ने धीरे से खांसते हुए कहा, कृपया मेरी निकासी कर दीजिए। आहा, जी हाँ, बैंकर ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। देरी के लिए क्षमा करें।
बात बस इतनी है कि युवा लियोपोल्ड अपनी उपलब्धियों के लिए उचित सराहना पाने पर अड़ा हुआ है। लियोपोल्ड ने अपनी छाती फुलाते हुए फिर से बात काट दी। हालांकि मेरी स्थिति कहीं अधिक प्रभावशाली है। मैं 14 साल की उम्र में स्वर्ण श्रेणी का विलक्षण प्रतिभावान छात्र हूं। मैं 2 लाख क्रिस्टल जमा करने जा रहा हूं। क्या तुम समझ नहीं रहे हो? फिंच की भौहें ऊपर उठ गईं जबकि उसका चूहा अपनी गणनाओं से ऊपर देखने लगा। 2 लाख, बैंकर ने उत्साह से भरी आवाज में दोहराया। इतनी कम उम्र के लिए ये बहुत प्रभावशाली है। थियोडोर, क्या ये तुम्हें किसी की याद नहीं दिलाता? चूहे ने जोर से सिर हिलाया, उसकी मूंछें आनंद के कारण कांप रही थीं। ठीक है ना? झाओ के पीछे हटने की बात को समझते हुए फिंच ने आगे कहा। हालांकि कुछ लोग धीरे धीरे धन इकट्ठा करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ, उसकी यादें रेन की ओर चली गई। 1 महीने में 3,10,000 कमाकर हमें चौंका देते हैं, और वो भी आयरन रैंक में। लियोपोल्ड अपनी ही लार में फंसकर अटक गया। क्या? चूहे ने जोर से सिर हिलाया, उसकी मूंछें आनंद के कारण कांप रही थीं। ठीक है ना? झाओ के पीछे हटने की बात को समझते हुए फिंच ने आगे कहा। हालांकि कुछ लोग धीरे धीरे धन इकट्ठा करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ, उसकी यादें रेन की ओर चली गई। 1 महीने में 3,10,000 कमाकर हमें चौंका देते हैं, और वो भी आयरन रैंक में। लियोपोल्ड अपनी ही लार में फंसकर अटक गया। क्या? अरे, आपको नहीं पता था? फिंच मुस्कुराया, जबकि उसका चूहा एक नई किताब तैयार कर रहा था। हमारे कुछ युवा ग्राहकों के आंकड़े काफी दिलचस्प है। असंभव, लियोपोल्ड ने गुस्से से कहा। मैं स्वर्ण श्रेणी का विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति हूं, और मुश्किल से आपकी निकासी। प्रोफेसर, फिंच ने बीच में ही टोकते हुए झाओ को पैसे सौंप दिए, जो अब 10 चांदी की चमकती क्रिस्टल पाकर मजे से ये दृश्य देख रहा था। धन्यवाद। प्रोफेसर मुस्कुराए। लियोपोल्ड का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं उन रिकॉर्ड्स को देखना चाहता हूं। माफ कीजिए, जमाकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा जब तक कि वे स्वयं ऐसा करने का अनुरोध न करें, फिंच ने कंधे उचकाते हुए कहा। बैंक की नीति है। लेकिन लियोपोल्ड ने भौहें चढ़ाईं, स्पष्ट रूप से इस बात से परेशान था कि उसकी जमा राशि का कोई खास असर नहीं हो रहा था। श्री लियोपोल्ड, खुद की तुलना दूसरे उद्योगपतियों से मत कीजिए। आप भी एक ऐसे विजेता हैं जिन्हें देखकर थियोडोर और मैं ईर्ष्या से लालायित हो जाते हैं, और वाकई बहुत प्रभावशाली है। फिंच ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। वास्तव में, थियोडोर को लगता है कि आपकी उम्र में इतनी सफलता हासिल करना असाधारण है। चूहे ने अपनी किताब से नजरें उठाकर जोर से सिर हिलाया। तो फिर मेरा वो मजेदार डांस कहाँ है? लियोपोल्ड ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम्हारा सहायक भी मेरी प्रतिभा को पहचानता है। अमीर लोग गरीबों को अपमानित कर रहे हैं, फिंच ने नाटकीय अंदाज में आह भरी। थियोडोर और मैं तो बस देखते और लिखते रहने के लिए बाध्य है। हालांकि, उनकी आवाज दबी हुई रहस्यमयी फुसफुसाहट में बदल गई। कुछ लोग हमारी नाटकीय भावनाओं को लेकर दूसरों से ज्यादा समझदार हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम यह नृत्य सिर्फ तुम्हारे लिए करेंगे, युवा लियोपोल्ड। रेन का समूह पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि फिंच लगभग लियोपोल्ड के चारों ओर नाच रहा था, जबकि थियोडोर अपनी छोटी सी नोटबुक में तेजी से लिख रहा था। इससे मुझे ठेस पहुंची है, मिन ने बनावटी आक्रोश जताते हुए कहा। मुझे लगा था कि ये पूजा अर्चना वाले नृत्य केवल रेन जनजाति के लोग ही करते हैं। लगता है आज वो इन्हें और भी जोश से कर रहा है, टैरो ने मजाक करते हुए कहा। अलविदा, रेन, अब ये सब करने का कोई मतलब नहीं। अरे नहीं, नए आगंतुकों को देखकर फिंच ने धीरे से कहा। थियोडोर, और भी लोगों के लिए तैयार हो जाओ। चूहे ने एक नई किताब निकाली, उसकी मूंछें उत्सुकता से कांप रही थीं। और भी संख्याएं? लियोपोल्ड ने पूछा। क्षण भर के लिए उसकी जिज्ञासा ने उसके अहंकार पर काबू पा लिया। मशरूम का बड़ा व्यापारी हमसे मिलने आता है, फिंच ने बताया। हालांकि मुझे नहीं पता कि जब उसका दोस्त चांदी के स्तर पर पहुंच जाएगा तो वह अपना खाता चला पाएगा या नहीं। खेती करना बहुत महंगा हो जाता है। मुझसे भी बड़ा उद्योगपति। लियोपोल्ड ने रेन को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। ये प्रथम वर्ष का बच्चा? अभी नहीं, फिंच ने नाटकीय अंदाज में आह भरी। लेकिन अगर वो इसी तरह चलता रहा तो? पन्ना पलटते हुए चूहे ने गंभीरता से सिर हिलाया। असंभव, लियोपोल्ड ने गुस्से से कहा। माफ करना, फिंच ने कंधे उचकाते हुए कहा। जो है सो है ना, थियोडोर? चूहे ने फिर से जोर से सिर हिलाया। हालांकि, फिंच ने आगे कहा, अगर आपको उनके सटीक प्रभावशाली आंकड़ों में दिलचस्पी है, तो आप उनसे खुद पूछ सकते हैं। नहीं, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। लियोपोल्ड नाटकीय ढंग से मुड़ा और बैंक से बाहर चला गया। खैर, फिंच ने आह भरी। लगता है अच्छे रंगमंच की कद्र कम ही लोग करते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, थियोडोर? पन्ना पलटते हुए चूहे ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। क्या तुमने वो देखा? मिन मुस्कुराई। पूरी तरह से बेवफा।
लिन ने सब कुछ आश्चर्य और उलझन के मिले जुले भाव से देखा। क्या वो हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा ही रहता है? अरे नहीं, तारो ने जवाब दिया। आमतौर पर तो इससे भी बुरा होता है। बस कुछ ग्राहक, उसने जाओ की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखा और फिर लिन की ओर, उसकी नाटकीय कला को खुलकर सामने नहीं आने देते। थियोडोर, फिंच ने अचानक कहा, हालांकि इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी तीव्रता नहीं थी। क्या आपके पास वो विशेष पुस्तक तैयार है? हमारे मशरूम व्यापारी ने अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित किया है। चिंता की कोई बात नहीं थी, देखा। लियू ने रेन को कोहनी मारी। वो तुम्हारे पास वापस आ रहा है। सच्चा प्यार हमेशा लौटकर आता है। मशरूम के बड़े व्यापारी, झाओ मुस्कुराया। क्या अब यही तुम्हारा पदनाम है, रेन? प्रोफेसर, रेन ने अपने दोस्तों की हंसी को नजरअंदाज करते हुए अभिवादन किया। आपको यहां देखकर मुझे खुशी हुई। मैं आपको आपकी औषधि देना चाहता था। झाओ अचानक रुक गया, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। फिंच और थियोडोर ने उत्सुकता भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। उस बारे में झाओ ने अभी अभी निकाले गए 10 लाख रुपये देते हुए कहा, चूंकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं, इसलिए अभी मैं आपको इससे ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन मैं धीरे धीरे आपका एहसान चुकाता रहूंगा। और नहीं, रेन ने सिर हिलाया, जबकि उसके मशरूम धीरे धीरे फड़क रहे थे। पहले उस पैसे से अपना नया जानवर पालें। वैसे, क्या आपने सोच लिया है कि आप कौन सा चुनेंगे? रेन ने फिंच की ओर मुड़कर कहा, जबकि झाओ अपनी ठुड्डी खुजा रहा था। मुझे 20,000 क्रिस्टल चाहिए, कृपया। थियोडोर, फिंच सीधा खड़ा हो गया। विशेष निकासी पुस्तिका? नहीं, लिन ने रेन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं तुम्हें सुरक्षा के लिए भुगतान नहीं करने दूंगी। ये मेरे माता पिता के लिए है, रेन ने समझाया। ये 2 औषधियां मैं सुरक्षित रखने जा रहा हूं, इसलिए अब मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बात पर अड़ी हूं। लिन ने अपनी पकड़ थोड़ी और कस ली। क्या लिन भी दोहरी महारत हासिल कर लेगा? झाओ ने दिलचस्पी से बातचीत को देखते हुए पूछा। जब दोनों ने सिर हिलाकर सहमति जताई, तो प्रोफेसर के चेहरे पर समझदारी भरी मुस्कान आ गई। आह, झाओ ने पैसे रखते हुए कहा, मानो उसने कोई फैसला कर लिया हो। तो उसे मदद करने दो, रेन। मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हूं और बदले में कुछ देना चाहता हूं। कम से कम अभी के लिए उसे इतनी छूट तो दे दो। रेन के मशरूम में मानो निराशा का भाव झलक रहा था, जबकि लिन विजयी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। ठीक है, आखिरकार वो मान गया। लेकिन फिर मुझे बताइए, प्रोफेसर, आपका दूसरा जानवर किस प्रकार का होगा? मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मेरी छुपने की क्षमता बढ़ जाए, झाओ ने काउंटर पर झुकते हुए कहा, और फिंच और थियोडोर के चुपके से सुनने के लिए पास आने की अनदेखी की, या फिर जो मेरे पंखों से किए जाने वाले हमलों की गति और क्षति को बढ़ा दे। स्कूल के सोने के जानवर भी तुम्हारे लिए कुछ खास काम के नहीं है, लिन ने टिप्पणी करते हुए विचलित फिंच से कहा कि वह अपने खाते से 200,000 क्रिस्टल निकाल ले ताकि अंडे की सुरक्षा और उसके नए अंडे का खर्च उठाया जा सके। यही तो समस्या है, झाओ ने आह भरी। मेरी जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी सही नहीं है। कॉकेट्रिस मेरे पंखों को नुकसान तो पहुंचाएगा, लेकिन मेरे शॉट्स की गति नहीं बढ़ाएगा और न ही मेरे छलावरण में मदद करेगा। गार्गोयल प्रतिरोधी तो है, लेकिन धीमा है। और पेगासस में गतिशीलता तो बहुत है, लेकिन आपके लिए वो अनावश्यक है। रेन ने सोच समझकर अपनी बात पूरी की। बिल्कुल सही, झाओ ने सिर हिलाया। मुझे कुछ और विशिष्ट चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ मौजूद नहीं है। जरूरी नहीं, सोचते हुए रेन के मशरूम फड़कने लगे। कुछ विकल्प है। थियोडोर, फिंच ने धीमी आवाज में कहा, विशेष ज्ञान पृष्ठ तैयार करो। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन यकीनन ये शोध के लिए अच्छी सामग्री है। चूहे ने एक नई नोटबुक निकाली, उसके कान उत्सुकता से काम रहे थे। क्या आपके पास कोई सुझाव है? झाओ ने पूछा, फिंच की जिज्ञासा से मचलती हुई छवि को नजरअंदाज करते हुए। यह निर्भर करता है, रेन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा। क्या आप छुपकर हमला करने को प्राथमिकता देना चाहते हैं या नुकसान पहुंचाने को? आदर्श रूप से दोनों, झाओ मुस्कुराई। हालांकि मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा मांग रही हूं। थियोडोर, फिंच ने नाटकीय अंदाज में फुसफुसाते हुए कहा, वो सोच रहा है, लिखने के लिए तैयार हो जाओ। फिंच, लिन ने अपने क्रिस्टल गिनते हुए उसे चेतावनी भरे लहजे में देखा। तुम बहुत जोर से फुसफुसा रहे हो। माफ कीजिए, माफ कीजिए। बैंकर ने अपना चश्मा ठीक किया, उस पल की उत्तेजना। फिंच, लिन ने अपने क्रिस्टल गिनते हुए उसे चेतावनी भरे लहजे में देखा। तुम बहुत जोर से फुसफुसा रहे हो। माफ कीजिए, माफ कीजिए। बैंकर ने अपना चश्मा ठीक किया, उस पल की उत्तेजना। रेन ने आगे कहा, जैसा कि मैं कह रहा था, ऐसे जानवर हैं जो काम कर सकते हैं। झाओ सीधा खड़ा हो गया, उसकी दिलचस्पी पूरी तरह से उसी में थी।
एक छलावरण वाला शिकारी पक्षी एकदम सही रहेगा, रेन ने सुझाव दिया। थियोडोर, फिंच खुद को रोक नहीं पाया। इसे लिख लो। फिंच, दो आवाजों ने एक साथ उसे डांटा। माफ कीजिए। बैंकर अपनी सीट पर सिकुड़ गया। छलावरण वाला शिकारी पक्षी, झाओ ने इस विचार पर गौर किया। यह निस्संदेह चुपचाप उड़ान भरने में मदद करेगा, लेकिन फिंच ने अनजाने में उनके पास कुछ कागज गिरा दिए और उन्हें उठाने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण धीमी गति से झुका। लेकिन इन्हें हासिल करना आसान नहीं है। झाओ ने अपनी बात जारी रखी। बैंकर के अब काउंटर के नीचे कुछ ढूंढने का नाटक करने की अनदेखी करते हुए, और ये ज्यादा से ज्यादा एक चांदी तक ही पहुंचते हैं। एक डबल टेमर होने के नाते महल की मदद से सोने तक पहुंचने की मेरी संभावना काफी अच्छी है। और थियोडोर हड़बड़ी में लिख रहा था जबकि उसका प्रशिक्षक काउंटर पर चढ़ गया। दरअसल, झाओ ने आगे कहा, मैं जूलियस से एक वुल्वरिन मांग सकता हूं। मेरी पसंद के एलिमेंटल डैमेज वाले पंख काम आएंगे। साथ ही मैं इस तरह गोल्ड 1 तक भी पहुंच सकता हूं। और प्रोफेसर, स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए वुल्वरिन को अपनाना और अपनी शैली को त्याग देना कोई अच्छा कारण नहीं है। अगर बात सिर्फ स्वर्ण पदक हासिल करने की है तो रेन ये समझाने ही वाला था कि वो रैप्टर को सोने तक कैसे ले जा सकता है, लेकिन तभी उसने देखा कि फिंच लगभग काउंटर से लटका हुआ था। चश्मे के पीछे उसकी आंखें बहुत बड़ी लग रही थीं। लियू और लिन ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। वो चुगलखोर है, लियू ने धीरे से कहा। सबसे बड़ी वाली, लिन ने अपने 2 लाख रुपये निकालते हुए सिर हिलाया। लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि यह बेहद दिलचस्प है। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। किताब के पीछे से चूहे ने जोर जोर से सिर हिलाया। प्रोफेसर जी, क्यों न हम इस बातचीत को रेन के कमरे में जारी रखें? फिंच ने तुरंत अपना चेहरा सीधा किया और सावधानी बरतने का दिखावा छोड़ दिया। क्या तुम अभी जा रहे हो? हम तो अभी दिलचस्प हिस्से पर पहुंच ही रहे थे। निराशा से थियोडोर के कंधे झुक गए, उसकी मूंछें लटक गईं। एक भी संकेत नहीं। फिंच ने चश्मा ठीक करते हुए शिकायत की। क्या आप अपने विनम्र वित्तीय सेवकों, अपनी संपत्ति के रखवालों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? थियोडोर और मेरे जैसे गरीब आम लोग, उसने आगे कहा, जबकि उसका चूहा नाटकीय ढंग से सिर हिला रहा था, बड़े जमींदारों के रहस्यों के बारे में केवल सपने ही देख सकते हैं। थियोडोर, फिंच ने नाटकीय रूप से आहत भाव से अपने सहायक की ओर मुड़ते हुए कहा, याद है जब हमें केवल सामान्य क्रिस्टल गिनने होते थे, इससे पहले कि वे अपने रहस्यमय रहस्यों और असंभव भंडारों के साथ आएं? चूहे ने काल्पनिक आंसू पोंछते हुए गंभीरता से सिर हिलाया। तब जीवन कितना सरल था, फिंच ने आह भरी। अब हमें इस पीड़ा के साथ जीना पड़ता है कि अभी और भी रहस्य छिपे हैं। उसने रेन की ओर देखते हुए आरोप लगाया, ऐसे रहस्य जो बैंकिंग को पूरी तरह से बदल सकते हैं, और वे हमें इसका जरा सा भी संकेत नहीं देते। हमेशा की तरह नाटकीय, लियू हंसते हुए बाहर निकलने की ओर बढ़ गया। ये कोई नाटक नहीं है, फिंच ने विरोध किया। ये तो पेशेवर आक्रोश है ना, थियोडोर? चूहे ने एकजुटता दिखाते हुए अपनी छोटी सी मुट्ठी उठाई। देखो, फिंच ने अपने सहायक की ओर इशारा करते हुए कहा। थियोडोर भी नाराज है, और वह तो कभी नाराज नहीं होता। फिर मिलेंगे, फिंच, रेन ने मुस्कुराते हुए कहा और वे जाने लगे। एक दिन, फिंच ने उनके पीछे से आवाज लगाई, एक दिन हम तुम्हारे अमीरों के राज जरूर खोलेंगे, तब तक थियोडोर चैन से नहीं बैठेगा। दरवाजा बंद होने से पहले उन्होंने जो आखिरी चीज देखी, वह थी थियोडोर का दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाना और साथ ही मशरूम मैग्नेट के बारे में सिद्धांत खंड 2 शीर्षक वाली एक नई नोटबुक निकालना। अगर तुम मेरी विधि का पालन करोगे तो छलावरण करने वाला रैप्टर सोने के स्तर तक पहुंच सकता है, रेन ने अपने कमरे में समझाया। और जब यह विकसित होता है तो ये सिर्फ छिपने वाला जानवर नहीं रह जाता। तुम्हारा क्या मतलब है? झाओ ने सच्ची दिलचस्पी से पूछा। इसके शल्क बेहद सख्त हो जाते हैं। रेन के मशरूमों में कंपन होने लगा और वह विस्तार से बताने लगा। आप अपने पंखों की गतिशीलता को इनके साथ मिलाकर इन्हें भारी और अदृश्य बना सकते हैं। साथ ही इस जानवर के छिपकर किए जाने वाले हमले अविश्वसनीय रूप से तेज होते हैं। झाओ ने अपनी ठुड्डी को छुआ और जानकारी को समझने की कोशिश की। क्या आपको यकीन है कि आप स्वर्ण पदक जीत सकते हैं? रेन झूठ नहीं बोलता। अगर वो कहता है कि हमें गोल्ड मेडल दिलाएगा तो वो जरूर दिला सकता है, लिन ने बीच में दखल देते हुए कहा। लेकिन अभी के लिए बेहतर है कि हम इसे अपने तक ही रखें। झाओ ने धीरे से सिर हिलाया, वो इसके निहितार्थों को समझ गया था। चूंकि हम सभी के पास औषधियां हैं, मिन ने कहना शुरू किया, जबकि वे झाओ के रेन की अविश्वसनीय वास्तविकता को स्वीकार करने का इंतजार कर रहे थे।
हमें ये तय करना चाहिए कि हम किन जानवरों को चाहते हैं। मैं वो तिल पाने की कोशिश करना चाहता हूँ जो मुझे नहीं मिला। टैरो आगे बढ़ा। भूरे अंडे से मुझे पहली बार में तिल नहीं मिला, लेकिन अब रेन लगभग हर चीज पाने में हमारी मदद कर सकता है। दरअसल रेन ने बात काटते हुए कहा, मैंने पहले से ही एक डीप असैसिन अंडा तैयार कर रखा है जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या? टैरो ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे वो भयानक कीड़ा नहीं चाहिए, मुझे तिल चाहिए। यह एक प्रभावशाली जीव है जो डीप असैसिन का आपके लिविंग टनल के साथ एकदम सही तालमेल है, रेन ने समझाया। खनिजों को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता और आपका कवच इसकी भविष्य की सभी क्षमताओं के लिए फायदेमंद साबित होंगे। और लेकिन टैरो को यकीन नहीं हुआ। तिल तेजी से खोद सकता है और हर कोई डीप असैसिन आपके लिविंग क्रिस्टल का इस्तेमाल करके अपने हमलों की शक्ति को काफी बढ़ा सकता है, रेन ने आगे कहा। और हाँ, मेरे पास अंडा पहले से ही तैयार है। टारो ने अपनी बाहें मोड़ ली। मुझे नहीं पता, तिल कहना ज्यादा अच्छा लगता है। और तुम, लियू? मिन ने विषय बदलने की कोशिश की क्योंकि उसने देखा कि टैरो आसानी से हार नहीं मानेगा। कोई भी अच्छी चीज काम कर सकती है, लियू ने कंधे उचकाते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि मुझे उस बेकार बल्ले से बहुत लगाव है जिसने मुझे शर्मिंदा किया था। आपको बंशी हाइना के बारे में सोचना चाहिए, रेन ने सुझाव दिया। एक लकड़बग्घा? लियू ने मुंह बनाया। जब मेरे पास सोने का शेर या ऐसा कुछ हो सकता है तो मुझे वह क्यों चाहिए? क्योंकि बंशी हाइना आपके ध्वनि क्षति को बढ़ाएगी और आपके जानवर के साथ आपके भविष्य के कौशल को बेहतर बनाएगी, रेन ने समझाया। चमगादड़ बुरा नहीं है, बस अभी बच्चा है। चूंकि आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते, इसलिए इसका अच्छे से उपयोग करना बेहतर होगा। लेकिन लकड़बग्घे? लियू सही शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था। भद्दे होते हैं, रेन ने जवाब दिया। बंशी हाइना अपनी चीखों और हंसी की बेतहाशा तीव्रता से आपकी शक्ति को बहुत बढ़ा देगा, क्योंकि वे एक ही दहाड़ से अपने विरोधियों के तंत्रिका तंत्र को क्षत विक्षत कर सकते हैं। फिर भी, और मैं, मिन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं एक ऐसे फीनिक्स के बारे में सोच रही थी जो मुझे भी ठीक कर दे, कुछ ऐसा राजसी जो आग तुम्हारे जल सर्प के साथ ठीक से मेल नहीं खाएगी। तुम्हें रक्षा और छुपने की क्षमता चाहिए, रेन ने सिर हिलाते हुए कहा। एक वैद्य होने के नाते तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। एक अदृश्य उभयचर तुम्हारे लिए एकदम सही रहेगा। एक उभयचर? मिन भयभीत होकर बोली। तुम चाहते हो कि मेरा दूसरा जानवर एक लंगड़ा, छिपने वाला मेढक हो? ये मेढक नहीं है, ये एक उभयचर प्राणी है जो लगभग पूरी तरह अदृश्य हो सकता है, रेन ने सुधार करते हुए कहा। इससे आपकी जल शक्ति बढ़ेगी, जिससे आपकी उपचार क्षमता भी बढ़ेगी, और ये बेहद प्रतिरोधी है। लेकिन जब लोग मेरे दूसरे जानवर के बारे में पूछते हैं, मिन ने कमजोर आवाज में विरोध किया। तुम तब तक जीवित रहोगे जब तक तुम उनका जवाब नहीं दे सकते, रेन ने बात पूरी की। इन सभी दुर्लभ जीवों के लिए अंडे कैसे तैयार करोगे? लड़कों के अविश्वासी भावों को देखकर झाओ ने बीच में ही टोकते हुए कहा। इन सभी दुर्लभ जीवों के लिए अंडे कैसे तैयार करोगे? लड़कों के अविश्वासी भावों को देखकर झाओ ने बीच में ही टोकते हुए कहा। मुझे उन राक्षसों के ऐसे हिस्से चाहिए जो सड़े नहीं, रेन ने समझाया। उन जानवरों की खाल, हड्डियां, पंजे, बाल, दांत, मुख्य भाग को इन सामग्रियों से घिरा रखना होगा और मैं रून द्रव से विशिष्ट जटिल रून बनाऊंगा। जटिल प्रतीक चिन्ह? लिन ने रुचि से आगे झुककर पूछा। बहुत जटिल, रेन ने सिर हिलाया। हर जानवर के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। कोर को भरने के लिए 100,000 माना के अलावा मुझे साधना की तरह ही इस प्रक्रिया के दौरान प्रतिदिन संसाधित माना को इंजेक्ट करना पड़ता है। कितने समय तक? झाओ ने पूछा। ये जानवर पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, मिन के अदृश्य उभयचर के लिए, रेन ने अपने अभी भी अनिच्छुक दोस्त की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखा। अगर हम घोंसले में कांस्य के 2 भागों का उपयोग करते हैं तो अंडे पर काम करने में लगभग 2 सप्ताह लगेंगे। 2 हफ्ते? मिन ने हैरानी से पलकें झपकाईं। पैंथर छिपकली से 6 दिन कम। तुम भाग्यशाली हो, है ना? जानवरों की गर्भाशय अवधि अलग अलग होती है, रेन मुस्कुराया। अरे नहीं, वो मुझे बिना बताए ही समझाने की कोशिश कर रहा है। मिन को एहसास हुआ, एक उभयचर, ये कुछ खास नहीं लग रहा। शानदार, लियू ने बात पूरी की। लकड़बग्घे की तरह। पता है क्या बात प्रभावशाली नहीं है? रेन ने गंभीरता से उनकी ओर देखा। गलत साधना मार्ग चुनकर अपनी क्षमता को बर्बाद करना, है ना? ठीक यही बात उस जानवर पर भी लागू होती है जो देखने में शानदार लगता है, बजाय इसके कि कोई ऐसा जानवर चुने जो आपकी मौजूदा क्षमताओं को सही मायने में पूरा करे। तीनों चुप हो गए और उसकी बातों पर विचार करने लगे। इसके अलावा, रेन ने आगे कहा, कौन कहता है कि ये जानवर शानदार नहीं है? तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि स्वर्ण रैंक पर ये कैसे दिखते हैं। उभयचर के बारे में क्या?
मिन ने पूछा। उसकी जिज्ञासा ने उसके संकोच पर काबू पा लिया। ये स्वर्ण श्रेणी का एक विशालकाय सरीसृप होगा। यह आपकी जल शक्ति को काफी बढ़ाएगा और आपको जीवन शक्ति भी प्रदान करेगा। रेन मुस्कुराया, और ये तो बस शुरुआत है। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर अब भी संदेह के भाव थे, लेकिन उनकी आंखों में रुचि की एक झलक दिखाई दी। अंडे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, विशेष रूप से उन्हें भरने के लिए आवश्यक ऊर्जा, कम नहीं है, बल्कि महंगी है, रेन ने आगे कहा। और इस प्रक्रिया में समय तो लगता ही है, साथ ही यह नाजुक भी है। इसलिए शुरू करने से पहले मुझे ये जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई ये सबसे अच्छे विकल्प हैं? लियू ने पूछा। रेन के मशरूम आत्मविश्वास से भरे हुए थे। सर्वोत्तम तालमेल। सवाल ये है, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? कुछ देर सोचने के बाद उन सभी ने रेन के सुझावों को स्वीकार कर लिया। झाओ ने रेन से सभी सामग्रियों की सूची बनाने के लिए उन्हें लिखवाने को कहा। अच्छा, लिन ने रेन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जिससे उसके मशरूम घबराकर फड़कने लगे। अब तुम्हारे व्यायाम का समय है। लेकिन हमें खरीदना होगा, और रेन ने विरोध करना शुरू किया। आज तुम अपनी दिनचर्या से बच पाओगे, ऐसा मत सोचो। तुम शुरू कर सकते हो, जबकि हम उन आखिरी 2 औषधियों को सुरक्षित रखकर ले आते हैं और तुम्हारे बताए हुए साधना के सामान ले आते हैं। हम तुम्हारा और लड़कों का सामान भी ले आएंगे, ठीक है, झाओ? झाओ ने सिर हिलाया। रेन ने नाटकीय ढंग से अपने कंधे झुका लिए, लेकिन लिन की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। इसके अलावा उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। अब से मैं तुम चारों को प्रशिक्षित करूंगी। आज के लिए तुम बाकी 3 को खुद ही बुनियादी बातें सिखा सकते हो। अपने दोस्तों को देखते ही रेन की आंखों में एक नई उत्सुकता जाग उठी। मिन, तारो और लियू ने जब देखा कि रेन के चेहरे के भाव बदल गए हैं, तो वे सहज रूप से पीछे हट गए। जानते हो, रेन मुस्कुराया, उसकी आंखों में लिन की क्रूरता की झलक दिखाई दी। शायद अपने साथियों को थोड़ा प्रशिक्षण देना बुरा विचार नहीं है। ओह नहीं, लियू ने धीरे से कहा। मिन ने आगे कहा, कल इससे दर्द होगा। काफी हद तक, टैरो ने पुष्टि की। जब लिन और झाओ एक्सचेंज के लिए रवाना हुए और रेन अपने दोस्तों को सही बुनियादी मुद्रा के बारे में निर्देश दे रहा था, तब तक उनकी दर्द भरी चीखें गलियारे में गूंजने लगी थीं। चलते हुए झाओ ने टिप्पणी की, वो एक अच्छा लड़का है, उसमें असाधारण क्षमता है। लिन गलियारे में अचानक रुक गई और तिरछी नजर से उसे देखते हुए बोली, तुम सरकारी कुत्ते हो। यह कोई प्रश्न नहीं था। हाँ, मैं हूं, झाओ ने बिना किसी झिझक के स्वीकार किया। लेकिन इससे यह बात नहीं बदलती कि मैं उसके साथ हूं और उसकी परवाह करता हूं। रेन अभी इतना सुरक्षित नहीं है कि महल में रहने वाले सभी लोग और उच्च कुलीन वर्ग उसके रहस्यों को जान सके। लिन ने उसकी गर्दन की ओर इशारा करते हुए चेतावनी दी, अभी नहीं। झाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ही अपने वतन की रक्षा के लिए लड़ता हूं। मैं रेन को खतरे में नहीं डालूंगा। लिन को थोड़ी राहत मिली। एक ज्यादा जरूरी बात पर आते हुए झाओ ने विषय बदलते हुए कहा, उस औषधि का बदला चुकाने का एक ऐसा तरीका है जिसे वो ठुकरा नहीं पाएगा। क्या तुम मेरे साथ आओगे? आपके मन में क्या है? अच्छा, झाओ ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, वो कुछ वर्षों तक स्कूल के काउंटर से सामग्री जरूर लेगा, है ना? लिन की आंखें समझ के साथ खुल गईं। क्रेडिट्स? वही वाले? झाओ ने सिर हिलाया। और संयोग से मेरे पास लाखों क्रिस्टल हैं जिन्हें हम कई महीनों तक टाल सकते हैं ताकि वो डर न जाए। तो उसे इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, लिन ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं उसे हर महीने कुछ हिस्सा दे सकती हूँ, और एक ही बार में दिवालिया भी नहीं होना पड़ेगा। अच्छा विचार है, तुम चतुर हो। धन्यवाद। ये कहकर झाओ चलने लगा। उनके पीछे लड़कों की चीखें रेन की हंसी के साथ मिल रही थीं। कमर सीधी करो, उन्हें उसकी चीख सुनाई दी, वरना हमें पूरी सीरीज दोबारा देखनी पड़ेगी। निश्चित रूप से आपका छात्र, झाओ हंसते हुए बोले। चाहे अच्छा हो या बुरा, लिन मुस्कुराते हुए बोली, और वे वहां से चले गए, लड़कों को कुछ देर के लिए उनके हाल पर छोड़कर। लियोरा अपनी दादी को प्रवेश द्वार पर छोड़कर लूना और लारिसा के पास लौट आए। उसने देखा कि लारिसा आराम से बैठी हुई थी, मानो वो उसका इंतजार कर रही हो। कैसा रहा? लारिसा मुस्कुराए। दोनों में से किसी ने भी तुरंत जवाब नहीं दिया। लूना अपने विचारों में खोई हुई लग रही थी। उसकी उंगलियां अनजाने में उसके कब्जों में छिपे लिफाफे को छू रही थीं। लियोरा ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, हालांकि उसकी आंखों में कुछ बेचैनी झलक रही थी। कोई बात नहीं, लारिसा ने उन्हें बैठने का इशारा किया। आराम से बैठो, मारिया। एक गार्ड पास आया। क्या आप हमारे लिए वो खास ड्रिंक ला सकते हैं जो मैंने बनाई थी? लारिसा ने मीठी आवाज में पूछा। वो जो मैंने कोने वाली मेज पर रखी थी? मारिया ने सिर हिलाया और कुछ ही देर बाद सुगंधित तरल के 3 कप लेकर लौट आए।
लड़कियां लारिसा के चारों ओर बैठ गईं, हर एक ने एक कप ले लिया। सुगंध मीठी और मन को सुकून देने वाली थी। मेरी तरफ से, लारिसा ने अपने चचेरे भाइयों के शराब पीते हुए कहना शुरू किया, सब कुछ ठीक ठाक रहा। वे शायद निगरानी बढ़ा देंगे, लेकिन चिंता की कोई खास बात नहीं है। लूना और लियोरा ने अन्य ढंग से सिर हिलाया। पे की गर्माहट से उन्हें आराम मिला। बस एक ही बात है। लारिसा आगे झुकी और अपनी आवाज को रहस्यमयी ढंग से धीमा कर लिया। उसके चचेरे भाई बहन उसे जिज्ञासा से देख रहे थे, हालांकि वे उसके रहस्यमय रवैये को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। फिर भी वे भी सहज रूप से उसकी ओर झुक गए। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, लारिसा ने फुसफुसाते हुए कहा, कि किसी को भी यह न बता देना कि हम तीनों अब डबल टेमर बन चुके हैं।